गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पाठक इंस्टीट्यूट ऑफिशियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक बार नए लेक्चर के साथ में। तो आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के अंदर हमारा जियोमॉर्फोलॉजी में एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत। ठीक है ना। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो इस समय मैं आज आपको बताऊंगा कि इस सिद्धांत को देने का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या क्या इसकी मान्यताएं थी और वर्तमान में ये सिद्धांत कहाँ तक रिलेवेंट है। ठीक है ना। और इतना लूसिड लैंग्वेज में आपको मैं इस सिद्धांत को समझाऊंगा, आप मेरा यकीन मानिए इस पूरी क्लास को पढ़ लेने के बाद अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आज के बाद आपको कभी भी महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत को पढ़ने में कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। इसकी एक एक बारीकी में आपको बड़ी समझदारी के साथ में, या जिसको कहे बड़े आराम भाषा में, जिसको बहुत लिसुड लैंग्वेज में, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना। और एग्जाम में आजकल हम देखें तो कुछ कुछ जगह तो हमारा जो बेसिकली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होते हैं तो उसमें कहीं पर जहां हमको कॉन्सेप्ट वाइज किसी चीज़ की व्याख्या करनी होती है जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर, तो वहाँ ये सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, पर्वत निर्माण की जब हम व्याख्या करते हैं तो वहाँ ये सिद्धांत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा जो बच्चे LT लेक्चर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर भी ये सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि हर किसी लेवल पर एग्जाम के इस पर जो डेप्थ होती है, कितना इसमें डीपली वो क्वेश्चन पूछता है, तो ये अलग अलग रहता है। लेकिन इस टॉपिक को मैं एज ए होलिस्टिक वे में एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा ताकि जो कुछ नहीं जानता वो भी, उसको भी बात समझ में आ जाए, और जिसने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा भी हुआ है वो भी उसको आसानी से समझ पाए। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, ये महाद्वीपीय प्रवाह का जो सिद्धांत है, इस महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत को दिया किसने? सबसे पहले बात की आती है तो सबसे पहले यानी कि इसका प्रतिपादन प्रतिपादन इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पोस्टुलेटेड बाय। ठीक है ना। पोस्टुलेटेड बाय, एक नाम आता है बच्चों, FB टेलर। क्या नाम आता है? FB टेलर। तो किसने दिया ये? FB टेलर ने दिया। इस सिद्धांत को टेलर ने दिया था 1908 में। कब दिया? इन ईयर कब दिया इसको? 1908 में दिया। लेकिन ये पब्लिश हुआ 1910 में, क्योंकि कुछ संशोधन भी आगे चल करके इसके अंदर मॉडिफिकेशन थोड़े थोड़े किए टेलर ने, तो 1910 में फिर ये क्या होता है? पब्लिश होता है। और लेकिन सिद्धांत वैसे दिया जा चुका था 1908 में। अब जब 1910 में आकर के पब्लिश हुआ तो बेसिकली प्रश्न ये उठता है कि इस महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत की व्याख्या टेलर क्यों कर रहे हैं? क्या इसका लॉजिक है कि क्यों वो चाहते हैं कि वो एक ऐसा सिद्धांत दें, या किस चीज की व्याख्या के लिए वो इस सिद्धांत का इस्तेमाल करने वाले थे? तो सबसे पहले अब हमें जानना होगा कि टेलर कौन है। तो जो टेलर है, बेसिकली टेलर वॉज ए जियोलॉजिस्ट, यानी कि एक भूगर्भ शास्त्री थे ये। कौन थे ये? एक भूगर्भ शास्त्री थे। और इनका जो इस सिद्धांत को देने का सबसे प्रमुख उद्देश्य था, यानी कि एम, यानी कि उद्देश्य क्या था इसको देने का? इसको देने का उनका उद्देश्य था जो तृतीयक तृतीयक काल के जो पर्वत हैं, पर्वतों के निर्माण की व्याख्या करना चाहता है। ठीक है ना। यानी कि जो टर्सरी एज के माउंटेन्स हैं उनके उनके निर्माण की उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं टेलर। तो टर्सरी एज के माउंटेन्स पे हम जैसे एंडीज है, हमारा रॉकी है, हिंदुकुश है, कॉकेसस है, आल्प्स है, हिमालय है, ये सारे माउंटेन्स हमारे जो हैं ये टर्सरी एज के माउंटेन माने जाते हैं। तो इनकी व्याख्या करने के लिए, यानी कि जो टर्सरी एज है टर्सरी एज की टू एक्सप्लेन द माउंटेन्स ऑफ टर्सरी एज, तो टर्सरी एज के माउंटेन्स की व्याख्या करने के इस सिद्धांत को दिया टेलर ने। ठीक है ना बच्चों, इस बात को आपको ध्यान में रख लेना है। तो ये क्वेश्चन हमसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि बेसिकली पर्पज क्या है। तो तृतीय काल के पर्वतों की व्याख्या करने के लिए टेलर ने सबसे पहले क्या किया? इस सिद्धांत को दिया। अब इस सिद्धांत को देने के पीछे टेलर ने जो ऑब्जर्वेशन बताए, यानी कि जो उसके निरीक्षण थे, वो क्या क्या थे? ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि निरीक्षण क्या क्या है, यानी कि इसके ऑब्जर्वेशन क्या क्या थे। ठीक है ना। सबसे पहले टेलर ने ये देखा, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं,
क्या बात ने टेलर को इस सिद्धांत को गढ़ने के लिए या इस पर विचार करने के लिए विवश कर दिया? देखते दुनिया में चीजों को देखते सब हैं, लेकिन उनके ऊपर विचार करने की क्षमता जिनके अंदर होती है, उनके ऊपर मनन करने की क्षमता जिसके अंदर होती है, या ये कहिए उन चीजों से संबंधित जो बड़े अनसुलझे पहलू होते हैं उनको सुलझाने की चाह जो लोग रखते हैं, तो वही निरीक्षण करने के बाद कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन कर पाते हैं। क्यों? देखा तो बहुत और लोगों ने भी था। देखिए बेसिकली 2 ऑब्जर्वेशन इसने किए। इसने क्या कहा कि पृथ्वी पर कुछ पर्वत, इनकी दिशा क्या है, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले हुए हैं, यानी कि क्या, कुछ पर्वत उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तृत है। और दूसरा इसने देखा कि कुछ पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। तो टेलर महोदय क्या देख रहे हैं? टेलर महोदय देख रहे हैं कि पृथ्वी पर जो पाए जाने वाले पर्वत हैं, इनमें जो कुछ पर्वत हैं ये उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले हुए हैं। जैसे इसका हम सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लें तो एंडीज और रॉकी माउंटेन्स। और दूसरा, कुछ पर्वत क्या कह रहे हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर फैले हुए, जैसे हिंदुकुश है, हिमालय है, आल्प्स है, कॉकेसस है। ये सारे माउंटेन्स कहाँ से किधर को फैले हुए हैं? ये पश्चिम से पूर्व की ओर फैले हुए हैं। तो इन 2 बातों को निरीक्षण करने के बाद टेलर ने ये पाया कि ये कैसे संभव है, इसके पीछे कारण क्या होगा। तो इसलिए अब इस बात को व्याख्या करने के लिए पहली बार टेलर क्या कहते हैं? टेलर महाद्वीपीय प्रवाह की बात करते हैं। महाद्वीपीय प्रवाह की बात करते हैं, यानी कि इन 2 बातों को एक्सप्लेन करने के लिए टेलर ने क्या करवाया? महाद्वीपीय प्रवाह करवाया। तो अब इस चीज से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बात बताना चाहूंगा। जब हम ज्योग्राफी या किसी चीज के अंदर 2-3 शब्दों से रूबरू होते हैं तो वहां पर हमें समझना चाहिए। जैसे एक पहला शब्द होता है परिकल्पना, हाइपोथेसिस, ठीक है ना। हाइपोथेसिस में क्या होता है? अपनी कुछ मान्यताओं, अपनी कुछ कल्पनाओं के आधार पर कोई भी विचारक किसी रहस्य को प्रमाणित करने का या किसी की कारण की व्याख्या करने का प्रयास करता है। दूसरी स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं सिद्धांत। सिद्धांत कुछ मान्यताओं पर आधारित होता है। इसमें एक मान्यता मान ली जाती है, उसके बाद उस मान्यता को रख देने, उस मान्यता को वहां पर प्लेस कर देने के बाद सारी चीजें ऑटोमेटिकली साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन होने लग जाती हैं। और तीसरा चीज होता है नियम। नियम का अर्थ होता है यानी कि लॉ, जो सार्वत्रिक संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए सत्य होता है, उसको हम लॉ बोलते हैं। यूनिवर्सल नेचर ज्यादा होता है लॉ का, ठीक है ना। तो यहां पर ये क्या है? ये सिद्धांत है। यानी कि हाइपोथेसिस और सिद्धांत में कई बार कोई बारीक बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं पाया जाता है, लेकिन कहने का मतलब क्या है? सबसे साइंटिफिक ज्यादा नियम है और उसकी तुलना में सिद्धांत और जो परिकल्पनाएं हैं, हाइपोथेसिस हैं, ये कंपैरेटिवली कम साइंटिफिक मानी जाती हैं। उनको कुछ मान्यताओं के आधार पर वो प्रमाणित करता है। तो इन 2 निरीक्षणों के आधार पर, इन 2 ऑब्जर्वेशंस के आधार पर टेलर ने पहली बार क्या किया? महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया। यानी कि उसने महाद्वीपों का प्रवाह करवाया, यानी कि इनका मूवमेंट बताया। लेकिन क्यों बताया? उसका उद्देश्य है मुख्य रूप से क्या? जो तृतीय काल के पर्वत हैं उनकी व्याख्या करना, टू एक्सप्लेन टर्सरी माउंटेन्स। तो पिछली स्लाइड में हमने इसकी बात कर दी थी। तो टर्सरी माउंटेन्स को एक्सप्लेन करने के लिए ये महाद्वीपीय प्रवाह की बात करता है। अब बेसिकली इसके हाइपोथेसिस यानी कि इसका सिद्धांत कहता क्या है? सिद्धांत की शॉर्टकमिंग्स क्या है? क्या कह रहा है सिद्धांत? महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत क्या कह रहा है? तो महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत में इस समय जो बेंचमार्क एज ले रहे हैं टेलर, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो क्रिटेशियस युग है, जो क्रिटेशियस युग है अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री में, जो क्रिटेशियस पीरियड है, इस क्रिटेशियस युग में ये कहते हैं कि पृथ्वी पर जो पृथ्वी है, इसमें जो इसका नॉर्दर्न पोल है और इसका साउदर्न पोल है और ये इक्वेटर है, तो कहते हैं कि इस अर्थ पर केवल 2 लैंड मास हैं। उत्तरी गोलार्ध में यानी कि उत्तरी ध्रुव के पास में, उत्तरी ध्रुव के पास में जो लैंड मास है, इसको ये कह रहे हैं कि ये लॉरेंसिया है। और दक्षिणी ध्रुव के पास में जो लैंड मास है, इसको इन्होंने नाम दिया कि ये गोंडवाना लैंड है। क्या कह रहे हैं? उत्तरी ध्रुव के पास में जो लैंडमास है ये क्या है? ये लॉरेंसिया है। और जो दक्षिणी ध्रुव के पास में लैंडमास है वो क्या है? वो गोंडवाना लैंड है। तो पहली मान्यता इनकी क्या है? इन्होंने ये चीज मान ली कि पृथ्वी पर क्रिटेशियस एज में केवल 2 लैंडमास थे। नॉर्दर्न पोल पर जो लैंडमास था इसके निकट में, इसको ये लॉरेंसिया कह रहे हैं। और साउदर्न पोल पर यानी कि दक्षिणी ध्रुव के निकट पर जो लैंडमास था उसको ये क्या नाम दे रहे हैं? उसको ये गोंडवाना लैंड नाम दे रहे हैं। अब इससे आगे की कहानी ये क्या बताते हैं? इससे आगे की कहानी ये बताते हैं कि
पृथ्वी इस दौरान क्या है, अपने अक्ष पर बड़े तीव्र गति से क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, ठीक है ना। अब इसके बाद साथ साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो ये दोनों महाद्वीप हैं या ये दोनों जो भूखंड हैं, ये किस किस चीज के बने हुए हैं। तो टेलर कहते हैं कि जो ये दोनों महाद्वीप हैं या दोनों ये भूखंड हैं, ये सियाल से बने हुए हैं, यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम। तो अगर आपने अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो अर्ली हाइपोथेसिस अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की यही कहती हैं कि क्रस्ट और क्रस्ट मेंटल कोर का जब हम सिद्धांत पढ़ते हैं तो क्रस्ट को सियाल से निर्मित बताया गया है और जो मेंटल वाला पार्ट है उसको सीमा से निर्मित बताया गया है। आगे चल करके इसी को एक्सप्लेन किया गया कि जो बेसिकली अगर हम देखें जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है यानी कि जो महाद्वीपीय क्रस्ट है वो सियाल द्वारा निर्मित है और जो ओशनिक क्रस्ट है वो किसके द्वारा निर्मित है, वो ओशनिक क्रस्ट जो है वो सीमा द्वारा निर्मित है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जो भूखंड है ये सियाल से निर्मित है और ये हल्के पदार्थ से, ये हल्का है, ये हल्के पदार्थ से निर्मित है। और कह रहे हैं दूसरा यानी कि लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड दोनों किससे निर्मित है, दोनों सियाल से निर्मित है। इसके बाद ये कहते हैं कि ये जो दोनों भूखंड हैं ये सीमा के ऊपर तैर रहे हैं। किसके ऊपर तैर रहे हैं, सीमा के ऊपर तैर रहे हैं। तो कहते हैं जब ये सियाल और सीमा के ऊपर जो ये सियाल वाले कॉन्टिनेंट हैं जब ये सीमा के ऊपर तैर रहे हैं तो उसी दौरान ये कह रहे हैं कि पृथ्वी पर जो घूर्णन है अर्ली स्टेज में, पृथ्वी के घूर्णन की भी गति बहुत अधिक है। पृथ्वी पर घूर्णन क्या है, बहुत ज्यादा है। पृथ्वी का घूर्णन तीव्र होने के कारण ये कहते हैं कि पृथ्वी पर जो केंद्रापसारी बल लगा ये बहुत अधिक तीव्र था। क्या था, जो पृथ्वी पर लगने वाला केंद्रापसारी बल था ये बहुत तेज था। तो टेलर महोदय का मानना है कि अर्ली स्टेज में इस यानी कि क्रिटेशियस युग में क्या है, पृथ्वी पर केवल दो लैंडमास हैं, एक नॉर्थ ध्रुव उत्तरी ध्रुव के पास में और एक दक्षिणी ध्रुव के पास में। उत्तरी ध्रुव वाले को उन्होंने लॉरेंसिया नाम दिया है और दक्षिणी ध्रुव वाले को उन्होंने गोंडवाना लैंड नाम दिया है। और कह रहे हैं कि जो ये महाद्वीप या ये भूखंड है ये सियाल यानी कि हल्के पदार्थ से निर्मित है और ये सियाल कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, सीमा के ऊपर तैर रहा है यानी कि सीमा के ऊपर फ्लोट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये पहली मान्यता इनकी हो गई। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो ये क्या कहते हैं कि इसी समय पृथ्वी का जो घूर्णन है वो क्या है, अत्यधिक तीव्र है। और ये घूर्णन अत्यधिक तीव्र होने के कारण ये कहते हैं कि क्या हुआ, पृथ्वी का एक भाग इससे अलग हो गया। पृथ्वी का एक भाग अलग हो गया। अब यानी कि कहते हैं कि जो ये एक भाग अलग हुआ यही क्या बना, यही चंद्रमा बना। समझिएगा आप, स्टेप बाय स्टेप है, यही क्या बना, चंद्रमा बना। और यानी कि टेलर ने एक बात बताई, यानी कि पृथ्वी जो जो चंद्रमा की उत्पत्ति है ये किससे हुई है, ये पृथ्वी से हुई है। ये बात टेलर ने भी कही, पृथ्वी से हुई। क्यों कह रहे हैं कि जो पृथ्वी का घूर्णन अत्यधिक तीव्र होने के कारण पृथ्वी का एक हिस्सा टूट करके इससे बाहर झटक गया, क्योंकि केंद्रापसारी बल इस पर बहुत ज्यादा था। इसलिए कह रहे हैं कि जो वो खंड टूट करके बाहर गया वही क्या है, चंद्रमा है। तो ये बात यहां पर समझने की है। अब इसके आगे टेलर क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि जहां से ये चंद्रमा जिस हिस्से से पृथ्वी के टूट करके अलग हुआ, कह रहे हैं वहां पर एक डिप्रेशन कॉज हो गया। डिप्रेशन हम कह सकते हैं कि एक गड्ढे का निर्माण हो गया या एक खड्ड का निर्माण हो गया। क्या हो गया, उस स्थान पर जहां से ये टूट करके गिरा एक खड्ड का निर्माण हो गया। कहते हैं वही खड्ड क्या बना, वो खड्ड बना प्रशांत महासागर। वो खड्ड क्या बना, वो खड्ड बना प्रशांत महासागर। और क्योंकि जहां से वो टूट करके बाहर निकला था वो क्या था, चंद्रमा, तो जहां पर से टूट करके बाहर निकला कहते हैं वहां पर एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ और वो डिप्रेशन ही आज क्या कहलाता है, मानते हैं ये कहते हैं कि यही डिप्रेशन आज क्या है, प्रशांत महासागर है, ठीक है ना। तो ये बात समझने की। अब इसके आगे रहो, इसके बाद ये बता रहे हैं कि भैया जब ये सारा घटना हुई तो इससे दो बातें हुई। क्या दो बातें हुई, इस संपूर्ण प्रक्रम में दो बातें महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं, देखो कह रहे एक तो जो भूमध्य रेखीय बल था पृथ्वी का, एक बल ये, दूसरा ज्वारीय बल टाइडल फोर्स, एक बल ये।
तो इन दो बलों के कारण ये क्या मानते हैं, उस माउंटेन जो पृथ्वी पर तृतीय काल के उस पर्वतों की ये व्याख्या कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करने का ये प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर इन्होंने क्या माना, पहले हम आ जाएं, अगर भूमध्य रेखीय बल पर देखें तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब चंद्रमा पृथ्वी से अलग हो गया तो पृथ्वी का घूर्णन और अधिक इंटेंस हो गया, यानी कि पृथ्वी क्या हो गई, और तेज घूमने लगी। और इस तेज घूमने के कारण ये क्या कह रहे हैं कि जो ये महाद्वीप हैं, थोड़ी देर पहले हमने जो बात की थी, यानी कि जो ये दो भूखंड हैं, कौन कौन से, लॉरेंसिया लॉरेंसिया और दूसरा गोंडवाना लैंड, ये क्या कहने लगे कि ये लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड फ्लोट होने लगे। कहाँ, ये जो नॉर्थ में था ये साउथ की ओर फ्लोट होने लगा, और जो साउथ में था ये नॉर्थ की ओर फ्लोट होने लगा। किसकी वजह से, जो पृथ्वी पर भूमध्य रेखीय बल लग रहा है, यानी कि इसको इन्होंने इक्वेटरवार्ड फोर्स कहा। इक्वेटरवार्ड जो फोर्स लग रहा है उसके कारण कह रहे हैं कि ये नॉर्थ वाला साउथ की तरफ फ्लोट होना शुरू हुआ और साउथ वाला नॉर्थ की तरफ फ्लोट होना शुरू हुआ। अब देखो इसी समय इन्होंने एक और चीज बता दी, ये कह रहे हैं कि जब ये लॉरेंसिया नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लोट हुआ, उसी दौरान नीचे को आते हुए क्या हुआ, कह रहे हैं कि जो ऐसे पर्वत जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो ऐसे पर्वत जो उत्तर से दक्षिण की तरफ, सॉरी एक मिनट, जब लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड कह रहे हैं कि दोनों प्रवाहित हो रहे हैं, एक नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है और दूसरा साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो इसी समय कह रहे हैं कि क्या चंद्रमा की आकर्षण शक्ति भी इस पर काम कर रही है। तो ज्वारीय बल कौन सा बल है, जो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण लग रहा है, जो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण लग रहा है, ठीक है ना। तो इसी समय कहते हैं कि जब भूमध्य रेखीय बल ने इस पर कार्य किया तो जो ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, कुछ भी कह लीजिए, पश्चिम से पूर्व की ओर जो पर्वत हैं, जैसे आल्प्स या हमारा क्या बोलते हैं हिमालय या कॉकेसस, कहते हैं कि इन सब पर्वतों का निर्माण हुआ। कब, इस भूमध्य रेखीय बल के कारण क्या हुआ, आल्प्स, हिमालय और कॉकेसस जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ। इनकी डायरेक्शन क्या है, कहते हैं, ये कहते हैं ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि इनका निर्माण हुआ इस भूमध्य रेखीय बल के कारण, ठीक है ना। एक बात इन्होंने ये बताई, और साथ साथ में इन्होंने एक चीज और बताया, ये कहते हैं कि जब नॉर्थ वाला साउथ की ओर, साउथ वाला नॉर्थ की ओर फ्लोट हो रहा है, तो उस समय कहते हैं कि जब ये नीचे को आए तो इनका मास भी एक्सपेंशन हुआ, इनका आकार भी बढ़ा, तो कहते हैं उसकी वजह से इनमें दरारें पड़ी। तो दरारों को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या कहा, इसलिए कहते हैं कि उत्तरी अमेरिका के तट पर जो बैफिन की खाड़ी है, बैफिन की खाड़ी, बैफिन्स बे, इसका निर्माण, लेब्राडोर सागर का निर्माण और डेविस जलसंधि का निर्माण, डेविस जलसंधि का निर्माण कह रहे हैं कि इसी टेंशन के कारण हुआ। जो इस समय तनाव हुआ, तनाव के परिणाम स्वरूप क्या कह रहे हैं, बैफिन की खाड़ी, लेब्राडोर सागर और डेविस जलसंधि का भी निर्माण हुआ। तो इन्होंने इस तरीके से, यानी कि भूमध्य रेखीय बल की सहायता से इन्होंने किसको एक्सप्लेन कर दिया, इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ डायरेक्शन में, या कह लीजिए वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में, पश्चिम से पूर्व की ओर कहिए या पूर्व से पश्चिम की ओर बनने वाले पर्वत हैं, इनके निर्माण की व्याख्या इन्होंने कर दी। और साथ ही इन्होंने ये भी बता दिया कि जो बैफिन की खाड़ी नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी अमेरिका के पास में, लेब्राडोर सागर, डेविस जलसंधि, और एक चीज इन्होंने और बताई, कह रहे हैं कि जो रॉस सागर है, कहाँ, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका का जो रॉस सागर है, कहते हैं उसका निर्माण भी इसी समय हुआ। तो दो बातें इन्होंने बताई, आल्प्स, हिमालय, कॉकेसस जैसे माउंटेन को एक्सप्लेन, इनके निर्माण की व्याख्या कर दी, और साथ में ये भी बता दिया कि बैफिन की खाड़ी, लेब्राडोर सागर और डेविस जलसंधि, और दक्षिण में अंटार्कटिका के पास में रॉस सागर, इनका निर्माण कहते हैं इसी प्रक्रिया का परिणाम है। क्यों, ये बात हमको नहीं भूलनी है, इस सिद्धांत को देने का मुख्य एम ही उनका क्या है, तृतीय काल के पर्वतों की व्याख्या करना, क्योंकि जियोलॉजिस्ट है वो, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब दूसरी कहानी आई ज्वारीय बल की, इसको भी समझते हैं। ज्वारीय बल में क्या कह रहे हैं, अब ज्वारीय बल के संबंध में टेलर कहते हैं, हुआ क्या, जब
ये पृथ्वी, इसके चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, लेकिन इस पृथ्वी से चंद्रमा बाहर निकल गया, और इस पृथ्वी से चंद्रमा के बाहर निकल जाने के कारण इसकी घूर्णन शक्ति और तीव्र हो गई। तो पृथ्वी, यानी कि जो अपने अक्ष की परिक्रमा 24 घंटे में पूरा कर ले रही है, लेकिन चंद्रमा अपने अक्ष की परिक्रमा 24 घंटे में पूरा नहीं कर पा रहा है। इसको लगभग 29.5 दिन का समय इसमें लग रहा है। तो कहते हैं कि इस कारण चंद्रमा पीछे छूटता गया। अब चंद्रमा जब पीछे छूटा, तो इसने क्या कर दिया, पृथ्वी के ऊपर जो क्रस्ट वाला पार्ट है इसको पुल करना शुरू कर दिया। अब पुल किधर को करेगा, पश्चिम की तरफ करेगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि अर्थ के रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो कहां है, अर्थ अपने अक्ष पर कहां घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट। कहां घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट। तो क्या कह रहे हैं, जो ये चंद्रमा है, इस चंद्रमा का जो बल इस पर लगा, इसके कारण ये कह रहे हैं कि ये पश्चिम की ओर खींचने लगे, यानी कि पश्चिम की ओर गति प्रारंभ हुई इन भूखंडों में। और कह रहे हैं कि जब ये पश्चिम की ओर गति प्रारंभ हुई, उसी समय इन्होंने क्या कहा कि भाई एंडीज और रॉकी जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ। अब एंडीज और रॉकी जैसे पर्वतों के निर्माण को कैसे एक्सप्लेन किया, कह रहे हैं जो उत्तरी अमेरिका और साउथ अमेरिका है, यानी कि इस बल के कारण, ज्वारीय बल के कारण, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ये दोनों वेस्ट की तरफ फ्लोट हुए। जब ये दोनों वेस्ट की तरफ फ्लोट हुए, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से गिरने वाली जो भी नदियां, उत्तरी अमेरिका के वेस्ट में जिन्होंने सेडिमेंट छोड़ा था और दक्षिणी अमेरिका के वेस्ट में जिन्होंने सेडिमेंट छोड़ा था, थोड़ा सा मैं इसको एक फिगर के माध्यम से आपको और क्लियर कर दूं। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है इस तरीके से, ठीक है ना, और इधर हमारा ये साउथ अमेरिका है। तो जो नॉर्थ अमेरिका है, यानी कि यहां से गिरने वाली नदियां, जो इन्होंने जो इसके वेस्टर्न कोस्ट पे सेडिमेंट डिपॉजिट किया है, और साउथ अमेरिका से गिरने वाली नदियां जो इसने वेस्टर्न कोस्ट पे सेडिमेंट डिपॉजिट किया है, कहते हैं कि ये वेस्ट की ओर फ्लोट हुआ, ये भी वेस्ट की ओर फ्लोट हुआ। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ने दोनों ने दबाव डाला इस किस पर, इन सेडिमेंट्स पर। तो कह रहे इसी दबाव के कारण, पश्चिमी की ओर गति होने के कारण, कह रहे हैं कि यहाँ क्या बना, रॉकी पर्वत बना, और दक्षिण में कह रहे हैं कि क्या बना, एंडीज पर्वत बना। देखिए, तो दो आधार पर इन्होंने व्याख्या कर दी, क्या कि भाई भूमध्य रेखी बल जो इसके कारण इस पूरे प्रक्रिया में पैदा हुआ, इस मैकेनिज्म में, उस भूमध्य रेखी बल के कारण क्या हुआ, ईस्ट से वेस्ट की ओर आल्प्स, हिमालय और कॉकेसस जैसे पर्वत बने, और साथ में जो ज्वारीय बल पैदा हुआ, तो इसके कारण कह रहे हैं कि महाद्वीपों में पश्चिम की ओर गति हुई। क्या हुआ, पश्चिम की ओर गति हुई। और जब पश्चिम की ओर गति हुई कहते हैं, तो उसी दौरान क्या बना, ऊपर रॉकी पर्वत बना और नीचे क्या बना, एंडीज पर्वत बना। क्यों? क्योंकि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां थी, वहां उन्होंने बड़े पैमाने पर पहले ही क्या कर रखा था, वहां पर सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर रखे थे। तो ये बात यहां पर समझने की है। तो इसी आधार पर इन्होंने क्या किया, हिमालय, आल्प्स और कॉकेसस के निर्माण की भी व्याख्या कर दी, और साथ साथ में रॉकी और एंडीज जैसे पर्वत जो नॉर्थ से साउथ की ओर डायरेक्शन में फैले हुए थे, इनके निर्माण की भी इन्होंने व्याख्या कर दी। ठीक है ना। तो इस बात को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो बेसिक पर्पस तो इनका टर्सरी माउंटेन की व्याख्या करना ही था, ठीक है ना। तो कई बार लोग समझते हैं कि वेगनर महाद्वीपों के निर्माण की व्याख्या कर रहे थे, ठीक है ना, सॉरी, टेलर महाद्वीपों के निर्माण की व्याख्या कर रहे थे, लेकिन टेलर महाद्वीपों के निर्माण की व्याख्या न करके बल्कि क्या कर रहे थे, वो तो तृतीयक जो टर्सरी माउंटेन्स हैं इनके निर्माण की व्याख्या कर रहे थे। तो टर्सरी माउंटेन के निर्माण की व्याख्या को इन्होंने क्या कर दिया, बिल्कुल इस तरीके से समझा दिया, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। अब आगे की बात, अब जब इसके बाद इस टेलर के सिद्धांत की कई आलोचनाएं भी हैं। क्या है, टेलर के सिद्धांत की कई आलोचनाएं भी हैं। क्या आलोचनाएं हैं टेलर के सिद्धांत की? पहली बात, इन पर यह आरोप लगता है कि इन्होंने महाद्वीपों को हजारों किलोमीटर ड्रिफ्ट करा दिया। महाद्वीपों को क्या कर दिया इन्होंने, हजारों किलोमीटर प्रवाह करवा दिया, ठीक है ना। अब जबकि पर्वतों का निर्माण केवल अगर 20 टू 40 माइल्स भी क्या करते, ये महाद्वीप ड्रिफ्ट करते, तो तब भी पर्वतों का निर्माण हो जाता। लेकिन कई विद्वान इनकी इस आलोचना से इनको सही नहीं मानते, जिन आलोचकों ने इनकी ये आलोचना की है। क्यों? उनका मानना है कि भाई जैसे हिमालय जैसे पर्वत हैं, तो क्या हिमालय जैसे पर्वतों का निर्माण केवल 20 से 40 माइल नॉर्थ की ओर खिसक जाने के कारण ही टेक्टोनिक के हो जाता? तो ये संभव नहीं है। तो इसीलिए ये आलोचना बहुत ज्यादा उचित प्रतीत इनकी नहीं होती है, पहली आलोचना जो है। फिर दूसरा चीज इनके बारे में जो आलोचना की जाती है, कह रहे कि भाई जो तुम ज्वारीय बल बता रहे हो, जो ज्वारीय बल के कारण तुम घटना बता रहे हो, तो ये ज्वारीय बल तो इतना रहा होगा कि पृथ्वी का घूर्णन कम हो गया होगा।
पृथ्वी के घूर्णन की गति कम हो गई होगी। और इन्होंने ये कहा कि ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं है कि जिससे पृथ्वी के घूर्णन की गति कम हुई हो। लेकिन आज की डेट में अगर जो हम मॉडर्न इसमें इन्वेंशंस हुए हैं वो हमको ये बता रहे हैं कि महाद्वीपों का लगातार, यानी कि पूरे सॉरी जो हमारा पूरी गैलेक्सी है उसका एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन होने का मतलब क्या है, ये साफ साफ इससे प्रमाणित होता है कि जहां पर आज चंद्रमा की पोजीशन है, चंद्रमा पृथ्वी से आज भी दूर जा रहा है। तो इसके संबंध में ये कहा जाता है कि लगभग 5 सेंटीमीटर पर ईयर की दर से चंद्रमा पृथ्वी से दूर जा रहा है, यानी कि उसका आकाशगंगा का पूरा एक्सपेंशन हो रहा है। तो व्हाट इट मीन, जब अर्ली स्टेज में चंद्रमा फॉर्म हुआ होगा तो उस टाइम पर तो ये पृथ्वी के निकट रहा होगा, तो दूर जाने में आगे चल करके ये धीरे धीरे दूर हो गया इससे। तो ये बात भी इसलिए यहां पर इनकी क्या हो जाती है, खारिज हो जाती है। तो ये आलोचना को भी विद्वान सही नहीं मानते हैं कि यार जो तुम टेलर की इस आधार पर आलोचना कर रहे हो। फिर तीसरा चीज, इन पर आरोप लगा कि भाई जो तुमने ये सिद्धांत दिया, लेकिन जो तृतीयक युग के पर्वत हैं, युग से पहले के पर्वत हैं, पर्वतों के निर्माण की व्याख्या नहीं करता है, कि निर्माण की व्याख्या नहीं करता है। अब ये तो खुद ही वो अपने उसमें क्लेम कर रहे हैं कि भाई मेरा एम क्या है, केवल मैं तृतीयक युग के पर्वतों की ही व्याख्या करूंगा, इसलिए ये आलोचना भी सही प्रतीत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो तो अपने सिद्धांत देने का आधार ही बता रहे हैं कि भाई मुझे तृतीयक युग के माउंटेन्स की ही व्याख्या करनी है, और युगों के माउंटेन्स को तो मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं रहा हूं। ठीक है ना। अब कुछ लोग ये बताते हैं जो चौथी आलोचना इनके बारे में होती है, तो चौथी आलोचना इनकी इस आधार पर की जाती है कि भाई तुम तो कह रहे हो कि चंद्रमा पृथ्वी से निकला, लेकिन अब आधुनिक जो वैज्ञानिक आविष्कार हैं या आधुनिक हमारे पास जो एविडेंसेस हैं वो ये बता रहे हैं कि जो चंद्रमा की चट्टानें हैं, चंद्रमा की चट्टानें पृथ्वी से अधिक पुरानी है। तो ये कैसे संभव है कि वो पृथ्वी से निकला हो? क्यों? अगर पृथ्वी से निकला होता तो सेम ही एज की चट्टानें होनी चाहिए थी या उससे नई होनी चाहिए थी, लेकिन पृथ्वी से पुरानी चट्टानें कैसे हो सकती हैं? तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने आगे तर्क दिया कि भैया जब पृथ्वी से चंद्रमा अलग हुआ तो उस समय दोनों सॉलिड स्टेट में नहीं आए थे, गैसियस स्टेट में ही अलग हो गया वो। और जब गैसियस स्टेट में अलग हुआ तो चंद्रमा का आकार क्या है, छोटा है, पृथ्वी का आकार बड़ा है, तो आकार में छोटी वस्तु जल्दी ठंडी होगी, तो चंद्रमा इसका मतलब जल्दी ठंडा हुआ। और जब चंद्रमा ठंडा जल्दी हुआ तो उस पर जो रॉक की एज होगी ऑब्वियसली वो क्या होगी, अधिक पुरानी प्रतीत होगी हमको, जब उसका हम डेटिंग करेंगे, जो भी यूरेनियम डेटिंग का मेथड है। तो इस आधार पर यह आलोचना भी इनकी खारिज हो जाती है। अब ओवरऑल इस सिद्धांत को देने के बाद निकला क्या, इसका निष्कर्ष क्या है, व्हाट इज द कंक्लूजन, इस पूरे सिद्धांत का निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं कि जितने भी इसकी आलोचनाएं हुई, उन आलोचनाओं के होने के बावजूद यह सिद्धांत बेसिकली जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक है उसके लिए आधार तैयार करता है, यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन व प्लेट विवर्तनिकी के लिए, प्लेट विवर्तनिकी के लिए आधार तैयार करता है, या आधार प्रदान करता है। ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं कि इसको हम इररिलेवेंट तो नहीं कह सकते। इस समय भविष्य में भले ही बहुत सारे परिवर्तन आ गए, ये सिद्धांत सर्वमान्य नहीं रहा और भी चीजें से प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आ गया, ये सारे सिद्धांत आ गए, लेकिन फिर भी विद्वान मानते हैं कि ये सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाद्वीपीय विस्थापन और प्लेट टेक्टोनिक जैसे सिद्धांतों को एक्सप्लेन करने के लिए इस सिद्धांत ने क्या किया, आधार प्रदान किया। ठीक है ना। तो एक बार फिर से नजर मार लेते हैं स्टार्टिंग से टेलर के सिद्धांत पर। तो देखिए क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी कि महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत। तो टेलर बेसिकली किसने दिया है, एफ बी टेलर ने दिया है। कब दिया, एफ बी टेलर ने 1908 में इसको दिया और ये पब्लिश हुआ 1910 में। ठीक है। और अगली बात जो इसके बारे में है, इस सिद्धांत को देने का मुख्य उद्देश्य क्या था टेलर का, कि जो तृतीय काल के यानी कि टर्सरी पीरियड के माउंटेन्स हैं इनके निर्माण को एक्सप्लेन करना।
ठीक है ना, तृतीय युग के पर्वतों की व्याख्या करना। अगली बात क्या है, किस आधार पर इन्होंने ये सिद्धांत दिया? इन्होंने ये पाया कि कुछ पर्वत पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले हैं और कुछ पर्वत पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की तरफ फैले हुए हैं, ठीक है ना। और इसी बातों को प्रमाणित करने के लिए, इनकी व्याख्या करने के लिए इन्होंने महाद्वीपों का प्रवाह करवाया अपने सिद्धांत के माध्यम से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद तीसरी बात, अगली बात जो इन्होंने कही कि सिद्धांत शुरू कहां से होता है? सिद्धांत शुरू इस बात से होता है कि क्रिटेशियस युग जो है उसमें इस पृथ्वी पर केवल दो भूखंड हैं, उत्तरी ध्रुव के पास में लॉरेंसिया और दक्षिणी ध्रुव के पास में गोंडवाना लैंड, ठीक है ना। और कह रहे हैं कि जो ये भूखंड है या जिनको महाद्वीप हम कह सकते हैं, ये जो अर्ली महाद्वीप हैं ये किससे बने हुए हैं? ये सियाल जैसे हल्के पदार्थ से बने हुए हैं और ये सीमा के ऊपर लगातार तैर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद कहते हैं कि इस समय में जो है पृथ्वी का घूर्णन अत्यधिक तीव्र है, और पृथ्वी का घूर्णन अत्यधिक तीव्र होने के कारण और केंद्रापसारी बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अधिक होने के कारण क्या कह रहे हैं, पृथ्वी का एक भाग इससे टूट करके अलग हो गया, और जो पृथ्वी का भाग टूट करके अलग हुआ वही क्या है, चंद्रमा है। तो चंद्रमा के निर्माण की व्याख्या भी इस सिद्धांत से इन्होंने की, ठीक है ना। और कह रहे हैं कि जहां से ये चंद्रमा निकला, यानी कि पृथ्वी के जिस भाग से ये क्या बोलते हैं घूर्णन गति के कारण ये हिस्सा टूट करके अलग हुआ, कह रहे हैं वहां पर एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया, यानी कि वहां पर एक खड्ड का निर्माण हुआ, और उसी खड्ड में आगे चल करके जल भर जाने के कारण कहते हैं कि क्या, यह प्रशांत महासागर कहलाया। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि इस पूरे प्रक्रम में दो प्रकार के बलों ने कार्य किया, क्या, एक भूमध्य रेखीय बल और दूसरा ज्वारीय बल। तो भूमध्य रेखीय बल के कारण इन्होंने ये माना कि जो पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर फैले हुए पर्वत हैं, इस भूमध्य रेखीय बल के कारण ही ये इन पर्वतों का निर्माण हुआ, जैसे आल्प्स, हिमालय, कॉकेसस जैसे जो माउंटेन्स हैं, ठीक है ना। और साथ साथ में ये भी बताया कि जब ये महाद्वीप नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ की ओर फ्लोट हो रहे थे तो नीचे की इक्वेटर की तरफ बढ़ने के क्रम में इनका एक्सपेंशन हुआ, और जब इनका एक्सपेंशन हुआ कहते हैं उनमें दरारें पड़ी, इन्हीं दरारों में बैफिन की खाड़ी उत्तरी अमेरिका की, लेब्राडोर सागर, डेविस जल संधि बनी, और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका के पास में बताते हैं क्या बना, रॉस सागर बना, ठीक है ना। तो इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। अब दूसरी चीज, जब ज्वारीय बल को एक्सप्लेन करते हैं तो ज्वारीय बल को एक्सप्लेन करने में कह रहे हैं क्या, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण क्या हुआ, इसने पृथ्वी के कुछ भाग को अपनी ओर खींचना प्रारंभ किया, उस आकर्षण शक्ति के कारण क्या हुआ, जो इसका क्रस्ट वाला भाग था वो उसमें खिंचाव प्रारंभ हुआ और टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेज स्टार्ट हुए। तो जो खिंचाव के कारण कहते हैं कि ये महाद्वीप क्या होने लगे, कुछ मात्रा में वेस्ट की ओर फ्लो होने लगे, तो कहते हैं कि वेस्ट की ओर फ्लो होने के कारण ही क्या हुआ, यहाँ उत्तरी अमेरिका में जो उत्तरी अमेरिका की नदियों द्वारा ले जाए गए सेडिमेंट थे इसके वेस्टर्न कोस्ट पर, उन पर कंप्रेशन हुआ, तो इससे यहाँ पर रॉकी माउंटेन, और दक्षिण अमेरिका की नदियों द्वारा ले जाए गए अवसादों के संकुचन के कारण कहते हैं यहाँ पर क्या बना, एंडीज पर्वत बना। तो ये दो एंडीज और रॉकी के निर्माण की व्याख्या करी उन्होंने किस सहायता से, ज्वारीय बल की सहायता से, टाइडल फोर्स की सहायता से, यानी कि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से। और जो ईस्ट से वेस्ट की ओर जो पर्वत है यानी कि आल्प्स, हिमालय और कॉकेसस जैसे पर्वतों के निर्माण की व्याख्या करी उन्होंने किसके आधार पर, भूमध्य रेखीय बल के आधार पर, जिसको इक्वेटोरियल वार्ड फोर्स भी हम कहते हैं और इसको हम टाइडल फोर्स भी कहते हैं। अगली बात, फिर इनकी जो सिद्धांत की आलोचना हुई है तो महाद्वीपों को इन्होंने क्या किया, हजारों किलोमीटर प्रवाह करवा दिया, जबकि 20-40 किलोमीटर या 20-40 माइल प्रवाह कराने में ही पर्वतों का निर्माण संभव था। तो ये भी क्या हो चुका है, इनका खारिज हो चुका है आलोचकों का। क्यों? क्योंकि हिमालय जैसे बड़े पर्वतों का निर्माण केवल 20-40 किलोमीटर नॉर्थ की ओर ड्रिफ्ट होने से संभव नहीं था। दूसरा, ज्वारीय बल के संबंध में इनकी आलोचना हुई कि ज्वारीय बल कैसे काम किया होगा, क्योंकि अगर इतना अधिक ज्वारीय बल लगता कि जिसके कारण ऐसी कोई घटना संभव होती तो पृथ्वी का घूर्णन बहुत कम हो गया होगा या पृथ्वी का घूर्णन बंद हो जाता। तो इस चीज को आगे चल करके इन एविडेंसेस ने एक्सप्लेन कर दिया कि आज भी हमारी गैलेक्सी का एक्सपेंशन लगातार हो रहा है और चंद्रमा हमसे दूर जा रहा है, तो इसका मतलब चंद्रमा कभी हमारे बहुत निकट था। तो ये आलोचना भी खारिज हो जाती है। फिर तीसरा, ये आलोचक कहते हैं कि केवल तृतीय युग के तो पर्वतों की तुम व्याख्या कर पा रहे हो, इससे पहले की तो तुम बात ही नहीं कर रहे हो, तो इस आलोचना को भी खारिज हो जाती। क्यों? वो खुद ही कह रहे हैं भाई मैं तृतीय युग के ही पर्वतों की व्याख्या करूंगा, ठीक है ना। इसके बाद अगली आलोचना क्या हुई कि भाई चंद्रमा को तुम कह रहे हो पृथ्वी से निकला है, लेकिन चंद्रमा की चट्टानें तो क्या है, पृथ्वी से अधिक पुरानी है। तो इसके लिए फिर तर्क दिया जा रहा है कि जब दोनों अलग हुए हैं तो गैसेस स्टेज में अलग हुए हैं, और चंद्रमा का आकार छोटा होने के कारण ये क्या हो गया, जल्दी ठंडा हो गया, और जब ये जल्दी ठंडा हो गया तो इसकी रॉक्स जो है वो कंपेरेटिवली पुरानी है। तो इस पूरे सिद्धांत से अगली बात आई, निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष ये निकला कि महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत तमाम आलोचनाओं के बाद, महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत तमाम आलोचनाओं के बाद भी महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत व प्लेट टेक्टोनिक यानी कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, उसके लिए आधार प्रदान करता है। तो यही इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट है या यही इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष है। तो आशा करता हूं
स्टूडेंट्स आपको ये एक्सप्लेनेशन बड़ा पसंद आया होगा। तो इसमें मैंने बेसिकली आपको बहुत कंसाइज वे में टेलर के सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया है कि क्या इसके निरीक्षण थे, क्या इसके ऑब्जर्वेशंस थे और उस आधार पर क्या कंक्लूजन इसने ड्रॉ किया और क्या क्या प्रिंसिपल्स इसने इस सिद्धांत के दौरान रखे। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका तृतीय युग के पर्वतों की ही व्याख्या करना रहा है। ठीक है ना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही अगले एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।